सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर अयाज से मिलने लाहौर डिफेंस में उनके घर पहुंचे। भाई राना खिजर अयाज और राना फैसल अयाज ने इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है? सर वेलकम, इट इज एन ऑनर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े महकमे तालीम के वजीर हैं, ये बताएं सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है सर स्केल। 55,000 स्कूल, 3.25 लाख टीचर्स, हर गांव में स्कूल, हर शहर में स्कूल, और उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करना ही मेरा मिशन है। बट उस स्केल पे हर जगह साइज इतना बड़ा है कि आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना। तो हमने इस दफ़ा स्कूल्स मैप किए हैं सारे रियल टाइम, बट फिर भी स्केल सबसे बड़ा है। आपके वालिद राना मोहम्मद हयात मुस्लिम लीग नून के साथ अरसे से वाबस्ता हैं, वफादार रहे, कई दफ़ा MNA मुंतखब हुए। क्या उनकी खिदमात के इवज़ आपको पहली दफ़ा मुंतखब होने पर ही सूबाई वज़ीर बना दिया गया? सर मैं समझता हूँ कि वो मेरे रोल मॉडल भी हैं, और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ एक बड़ा मुश्किल टाइम भी गुजारा। और मेरे वालिद साहब सर 2005 में वाहिद ज़िला नाज़िम थे पूरे पंजाब में, और फिर खड़े रहे, नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे, बुला के यूनियन काउंसिल नाज़िम कहाँ और वज़ीर आला कहाँ, बुला के कहते थे कि जो ख़जाना चाहिए ले लो। राना हयात कसूर का ज़िला नाज़िम ना हो, बट लोग खड़े रहे। मेरे वालिद साहब भी साबित कदम रहे, और हमने भी उन्हीं से ये सब कुछ सीखा। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब मिले, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके वालिद की खिदमात, आपके वालिद के मामलात जो हैं वो इस पार्टी के लिए, मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बट जब मेरे वालिद ने मेरी ओथ टेकिंग पे मैडम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया, मियाँ साहब का किया, तो मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये मैं इसकी कैंपेन देख रही थी, तालीम पे थी इलेक्शन में, तो ये मेरिट पे एजुकेशन मिनिस्टर बने। पहली बार मुंतखब होना और पहली बार ही वज़ीर बन जाना, ये तो मुकद्दर के सिकंदर वाली बात है। सही कह रहे हैं सर, और सीट भी इतनी मुश्किल। मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करता था कि मैं अगर ये सीट जीत जाऊं, बिकॉज पाकिस्तान जब से बना है तब से ये सीट एक दफ़ा मुस्लिम लीग ने जीती, और वो भी 1997 में। राना साहब, आप कहाँ कहाँ से पढ़े? सर मैं 1-1.5 साल अपने गांव में पहले पढ़ा जी, और मैं रोज़ पहले अपने सरकारी स्कूल जाता था, फिर हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर हमारा शहर है फूलनगर, तो वहाँ पे जाता रहा मैं 1-1.5 साल तैयारी करने। HSN की तख्ती लिखी, वो सारी चीज़ें देखी जो एक पब्लिक स्कूल में होती हैं। फिर मैं HSN कॉलेज में चला गया जी, बोर्डिंग में, क्लास 1 से ही, और बड़ा मेरे ख़्याल में मुझे एक अच्छा इंसान बनाने में और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में HSN का और बोर्डिंग का, और फिर मैं समझता हूँ सर कि इसके साथ साथ स्पोर्ट्स को करिकुलर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज प्रीफेक्ट भी रहा, मैं क्रॉस कंट्री विनर भी था, मेरे पास 2 कॉलेज कलर्स भी हैं। और उसके बाद फिर मैं कनाडा चला गया जी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, बहुत अच्छा उनका बिजनेस स्कूल। पाकिस्तान के जो ज़रिया तालीम है, तरीक़ा तालीम है, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का ज़रिया तालीम और तरीक़ा तालीम था, कितना फ़र्क है उसमें? ज़मीन आसमान का। यही अच्छा है, वो अच्छा है? वो अच्छा है सर। कैसे? सर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन पे अब हम आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे रिसर्च की बहुत फंडिंग है, उसे बड़ा प्रमोट किया जाता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी में वो हमारे से बहुत आगे। मैं और ये सोचें कि 2005 से 9 का मेरा बैचलर्स का टेन्योर था वहाँ, मैं कभी बैंक नहीं गया, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, rosie.utoronto.ca। हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे, और इस साल हमने ये रिफॉर्म किया है कि ये मैनुअल फीसें लेनी बंद करें। क्या तरीका है, 2025 में लाइनें लगी हुई हैं। टाट स्कूलों में और HSN के कॉलेज के जो तालिब इल्म हैं, इनकी जहनीत में और इनके तरीक़ेकार में भी फ़र्क पड़ जाता है। वो बिल्कुल अपने दायरे में महदूद हो जाते हैं, आवाम से मिक्स नहीं होते। इसका क्या हाल है? सर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं रहता अपने गांव में था, तो बोर्डिंग से जब आना, गांव चले जाना, और आज जो मेरा ड्राइवर है ये मेरा बचपन में बेस्ट फ्रेंड भी होता था।
तो हमें हमेशा से फिर हमारे दादा ने ट्रेन ऐसे किया कि जो मेहमान आने उन्हें बेशक एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ, कुक्स हैं, शेफ्स हैं, उन्होंने कहना तुम खुद सर्व करोगे। और इसी तरह फिर जितने गांव के बच्चे हैं शाम को उनके साथ खेलना। तो शायद हमारे में, बट आपकी इस बात में वज़न है कि क्योंकि चीफ्स कॉलेज तो तबीयत होती है हर किसी की, और मैंने तो अपने बेटे को सिर्फ सरकारी स्कूल में दाखिल कराया। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये कैसे आपने ये कर लिया? सरकारी स्कूलों में तो मिडिल क्लास भी अब नहीं दाखिला करवाती। सर इस साल ट्रेंड रिवर्स हुआ है। मुझे कल एक साहब मिलने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक गांव में रहता हूँ और वहाँ मैंने एक बड़े इदारे से अपने बेटे को आपके पब्लिक सेक्टर स्कूल में दाखिल कराया आपको देखते हुए। एक फ़िल्म डायरेक्टर मुझे मिले और ये कहना भी गलत है कि पब्लिक सेक्टर स्कूल्स अच्छे नहीं हैं। सो ये जो अर्ली ईयर्स है ये हर ज़िले में बन रहा है और मैंने अपने बेटे का दाखिला इसलिए कराया कि लोगों को ट्रस्ट हो। बट मेरे ख्याल में मैं सेफली कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा इदारा नहीं। सच तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो कि सारे निज़ाम को कंट्रोल करती है, उसका कोई बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। नहीं है सर। इसी तरह महकमा एजुकेशन का कोई जो वालिदैन है उनका कोई बच्चा नहीं पढ़ता। तो हमारे ज़माने में तो अफसरों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए उनका मेयार भी ठीक होता था। इसके लिए क्या करेंगे सर? और अलमिया ये है कि वो जो सारे आपने जिक्र किया ऑफिसर्स का, वो ख़ुद भी सरकारी स्कूल के पढ़े। बट अब क्या हुआ, अब वो एलिवेट हो गए, उन्होंने सोचा। तो मेरे ख्याल में पिछले 20-30 साल में सर एक जो बेसिक डिफरेंस आया वो आया टीचिंग में, कि वो उस्ताद बहुत मेहनत करते थे, आज भी करते हैं बट उस लेवल की नहीं। आज उस्ताद को फ़िक्र है तो 60-70% को 30-40% जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि 12:30 कब बजे और हम जाएं और हम ट्यूशन शुरू करें। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि मुझे 3-3 दिन स्कूल में रखा जाता था। पार्टनरशिप देखें राना साहब, देखें क्वेश्चन ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके ग्राउंड भी प्राइवेट स्कूलों से बड़े हैं, उनके टीचर की तनख्वाहें भी सरकारी स्कूलों से ज़्यादा हैं। तो फिर क्या वजह है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला नहीं कर सकते? सर उसकी रीज़न ये देखें, एक तो मॉनिटरिंग नहीं थी स्कूल्स, और हर हफ्ते जब आपको ये पता हो कि मुझे कोई चेक करने आएगा, मेरे बच्चों के बारे में मेरे से पूछा जाएगा, मेरे स्कूल के हालात देखे जाएंगे और अगले हफ्ते वो फिर आएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपने AEOs भर्ती किए, उनके पास 8 से 10 स्कूल हैं सर, वो भी नहीं देखने जाते। फिर डिजिटल मॉनिटरिंग का सिस्टम एक लेवल पे आ गया, आपने उस पर भी काम नहीं किया। तो जो उस्ताद पढ़ा रहा था साल डेढ़ पढ़ा के, उसने कहा चेक तो करने आता कोई नहीं। और मेरे साथ जो बाकी उस्ताद हैं, सो एक स्कूल में अगर 6 उस्ताद हैं, 2 नहीं आ रहे, वही तनख्वाह ले रहे हैं। कितने बाख्तियार वजीर हैं आप? मुकम्मल बाख्तियार। मैं समझता हूँ कि मैडम चीफ मिनिस्टर ने मुझे पूरा मैंडेट दिया और मेरे पास बिल्कुल कोई बहाना नहीं होगा अगर हम कहें कि मुझे ये मसाइल थे। मुझे 100% सपोर्ट दिए उन्होंने, और तारीख की सबसे बड़ी फंडिंग भी इस साल हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन। कितने % इजाफा हुआ है? सर पिछले साल डेवलपमेंट बजट था हमारा 32 अरब, इस साल है 100 अरब, 3 गुना इजाफा। 3 गुना। ये सिर्फ स्कूल एजुकेशन है। आपने जिसका जिक्र किया यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन का, यूनिवर्सिटीज़ को पिछले साल दिया जा रहा था 3.5 अरब, इस साल 18 अरब, 500% का इजाफा। इसी तरह हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, जब से ये बना तब से लेके इस साल तक इसकी बजटिंग पहुंची 17 अरब पे सर। इस साल मैडम चीफ मिनिस्टर ने उसे किया 41 बिलियन। प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिले हैं पहली दफ़ा, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अब जो स्कूल्स चलाए जा रहे हैं करीबन 11,000 हो गए, उनके रिजल्ट्स फिनोमिनल। वो हमें तीसरा हिस्सा कॉस्ट में पड़ते हैं। पहली दफ़ा हम हर बच्चा पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का नादरा से इंटीग्रेट कर रहे हैं। 20 लाख गोस्ट बच्चे मिले हैं सर हम जब आए सिस्टम। सो आप देखें, एक निज़ाम जिसमें 1 करोड़ में से 20 लाख बच्चे ही नहीं हैं, किससे झूठ बोल रहे हैं? अब ख़त्म हो गए सारे गोस्ट? 18,70,000 बच्चे गोस्ट हमने। और टीचर कितने हैं गोस्ट? सर टीचर गोस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्टिंग और प्रोपोजिशन है। लाहौर की एक तहसील में 109 टीचर बैरून मुल्क रह के तनख्वाह ले रहे हैं। आप सोचें कि पंजाब में 150 तहसीलें,
तो पहली दफ़ा तो उनके खिलाफ अब कोई तादीबी सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिस्ट्री में 20 सालों में इतने टीचर्स नहीं निकाले गए जितने साल निकाले गए। सबसे बड़ा काम जो हमने किया है वो ये है कि हमने फेशियल रिकग्निशन बेस्ड सिस्टम इस साल ला रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने वो पायलट कर दी है और बड़ा सक्सेसफुल है। 100 बच्चा आ रहा है, उनमें से 98 की तस्वीर वहीं पे खुद ही फेशियल रिकग्निशन बेस्ड कैमराज ले रहे हैं, अटेंडेंस लगती जा रही है। और आखिरी एलिमेंट जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जुल्म हुआ, मैं जब आया सर मुझे ब्रीफ किया गया कि 1,25,000 टीचर्स शॉर्ट। अब 1 करोड़ बच्चा 3.25 लाख टीचर, जब टीचर्स बच्चों पे डिवाइड किए तो पता चला कि स्टूडेंट टीचर रेशो तो 30-31 की है और ये पूरी दुनिया में ग्लोबली बेस्ट स्टूडेंट टीचर रेशो है। तो मैंने कहा शॉर्टेज किधर है? उन्होंने कहा ये शॉर्टेज है 1,25,000। मैडम चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग ली। आप सोचें कि एक इनकमिंग वजीर को और एक इनकमिंग चीफ मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से भी 1,25,000 टीचर्स शॉर्ट है। हमने जब देखा तो 45,000 टीचर्स सरप्लस। यही फेक गोस्ट एनरोलमेंट क्यों? 18 लाख बच्चे थे, इसी वजह से कि वहाँ पे उस्ताद मोहतरम रहना चाहते थे, पढ़ाते भी नहीं हैं। और फिर आखिरी एलिमेंट कि इस साल टीचर्स सर्टिफिकेशन, सो यंग इंटर्न्स को ला रहे हैं कि काम करो बेटा, महीने की तनख्वाह मिलेगी 50,000, 3 साल हैं तुम्हारे पास, अगर तुमने सर्टिफिकेशन ले ली कि मैं मुस्तनद सर्टिफाइड उस्ताद हूँ, तो उससे 2 काम हो रहे हैं सर। इंग्लैंड में टीचर शॉर्टेज है, इंग्लैंड के वज़ीर तालीम ने मुझे कहा साथी भेजो। जर्मनी में, टर्की में, यूरोप के और ममालिक में, मिडल ईस्ट में हो रहा क्या है? हमारे असातिज़ा के ख्वाब यहाँ उन्हें दिखाए छोटे जाते हैं कि 50-60 हज़ार सैलरी ले और यहीं रुक जा। अगर वो ये सर्टिफिकेशन ले ले, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। 50,000 से जाए सीधा 5 लाख पे, अपने आप को कॉन्टीन्यूसली डेवलप तो उस टीचर ने करना। सो ये सर्टिफिकेशन रजीम ला रहे हैं। आप देखें कि 1,25,000 टीचर्स हायर करने की कॉस्ट एनुअल 125 अरब थी। वो इस कौम का पैसा बचा। पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम किया गया। अपने बच्चों के हमरा नाश्ता किया। कैसे भाई हैं, कैसे सियासतदान हैं और आप इनका फ्यूचर क्या देखते हैं? हम भाई जैसे सेम एज भाई होते हैं वैसे रहे हैं हमेशा। इसने मेरा ख्याल किया, मैंने इसका ख्याल किया और दबंग रहे जैसे अभी दबंग है, बचपन से इस तरह ही दबंग है और एक साथ दूसरे के मिल के हमने काम, खौफ बेखौफ। जैसे अभी रेपुटेशन है अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी काम में डरते नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से कंट्रोल करके महकमा चला रहे हैं, तो ये काम कोई इजी काम नहीं है, इजी टास्क नहीं है जितनी मेहनत। और उससे पहले पॉलिटिक्स में इसने वालिद साहब के साथ जब शुरू किया, फिर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना, जहाँ से इसकी बेस हुई हॉस्पिटल्स में जाके, इस हद तक के हॉस्पिटल डॉक्टर्स के साथ लड़ाई करता था, रात 12-12 बजे विजिट करता था। इसके खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने और नर्सेज ने एहतजाज किए, कॉल्स की ज़िले में कि जी ये हमें आगे दबाता है। किस वजह से? क्योंकि वो काम नहीं करते थे, रात 12 बजे छापे मारता था। और इस तरह ही स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन का मिनिस्टर तो अभी बना, लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था, अपनी जेब से भी और ज़िले से भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट के दर्जनों स्कूल हैं जो इसने संवारे हैं। खामी भी यही है, डरता नहीं है, जो दिल में आता है, जो ज़हन में आता है वो बोल देते हैं। घर में सुबह सुबह खुली कचहरी लगाते हैं। जी ये तनी की एक गांव है मेरे हलके में, बिल्कुल दरिया रावी पे, और इस बच्ची के गांव में स्कूल नहीं है, बट इसकी वालिदा ने बड़ी बहादुरी से इसे पढ़ाया। और मैं जब करीबन 1 साल पहले वहाँ गया और मैंने देखा कि यहाँ स्कूल नहीं है, तो वहाँ सर मैंने अपने ज़ाती फ़ंड से 12 लाख रुपए लगा के इनका स्कूल बना दिए ताकि इस जैसी हज़ारों बच्चियाँ पढ़ें। अब ये माशाल्लाह बैचलर्स कर गई। और अगली बात आप देखें कि ये इसलिए आई है कि ये मास्टर्स करना चाहती और वसाइल नहीं है। एक माँ ने हिम्मत करके यहाँ तक पढ़ा दिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैडम चीफ मिनिस्टर की होनहार स्कॉलरशिप क्यों ज़रूरी है।
घर से रवाना हुए। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स पहुंचे। सीईओ मोहम्मद खुरम ने इस्तकबाल किया। ये नया सेंटर 55 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये एक सरकारी इदारा है, लेकिन इसमें ख़ास क्या बात है? एक बिल्डिंग है जो प्रॉपर है, और इसमें आप आगे आएँ तो आपको पता चलेगा मेन बिल्डिंग इधर है, और ये एक पूरी बिल्डिंग है जो आर्ट क्राफ्ट थिएटर को दी गई है, जो सरकारी इदारों में मुझे नहीं लगता होती थी। पूरी बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है थिएटर सिखाने के लिए, आर्ट सिखाने के लिए और क्राफ्ट सिखाने के लिए। कितने पैसे लेते हैं बच्चों से? सर कोई पैसे नहीं देते। तो टीचर्स कहाँ से आए? सर टीचर्स हमारी टीम ने हायर किए हैं, सर ने हायर किए हैं, फुली क्वालिफाइड ट्रेंड प्राइवेट स्कूल टीचर्स थे। तो कितने बच्चे आपने यहाँ पे? सर इनिशियली फर्स्ट फेज में हमारे 250 की स्ट्रेंथ है, और वी आर एक्सपेंडिंग इट टू 1500 चिल्ड्रन, और दिस इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर प्री स्कूल इन पंजाब फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 3.5 to 5.5 years। लगता नहीं है कि ये सरकारी इदारा है कि लोगों ने ट्रस्ट किया, और अब इसे हम 250 से कैपेसिटी मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा 1500 पे लेके जाएं। हर बच्चे को लाहौर में, और जो मिडिल क्लास तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उन्हें वही फैसिलिटी दें जो एक अमीर आदमी के बच्चे को। जिसे अब नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया गया। मुख्तलिफ क्लासरूम्स का दौरा करवाया गया, साफ सुथरे वॉशरूम भी दिखाए गए, प्लेइंग एरिया भी बनाया गया है। स्टाफ के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। बाल टाउन में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पहुंचे। ये नया शोबा मुख्तलिफ अजला में बच्चों को स्कूलों में दूध पहुंचाता है। यहाँ से पंजाब के अजला में असातिज़ा की मॉनिटरिंग भी की जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। इस प्रोग्राम से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं सर, दुनिया में जितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको क्या खाने में मिलता है? उन्हें रोज़ एक पैक ऑफ मिल्क सुबह उनकी क्लास में 1ली से 5वीं के तमाम स्टैंड अलोन प्राइमरी स्कूल्स में दिया जाता है। 1 लाख बच्चा सर इन स्कूल्स में आया, और इसकी डेली एक एक क्लास की एक एक बच्चे की रियल टाइम पिक्चर हमारे पास आती है इस डैशबोर्ड में सर, डेली। कितना खर्च हुआ है इस पे टोटल? सर इस पे हमें गवर्नमेंट ने सर फंड्स एलोकेट किए थे 6 अरब रुपए। हमने सर उन्होंने हमें कहा था कि 75 से 80 रुपए का आप ये पैक खरीदेंगे इंक्लूडिंग डिलीवरी। हमने सर ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग की, उसमें क्रेडिट जाता है PDPMIU को, इनकी टीम को। हमने सर वो प्रोग्राम कंक्लूड किया 3.5 अरब में, और 2.5 अरब रुपए हमने सर सेव करके ख़जाने में वापस जमा किया। और सर सबसे बड़ी मज़े की बात सर, इन 3 ज़िलों में अटेंडेंस अब है 94%, आम ज़िलों में अटेंडेंस है 70%। वो बच्चा रोज़ स्कूल आ रहा है सर, रोज़ 1 लाख, क्योंकि उसको खाना मिल रहा है सर। 1 लाख के करीब नई इनरोलमेंट हो गई है सर। राणा साहब, आप अपनी तनख्वाह तो डोनेट कर देते हैं, अपना खर्चा कहाँ से चलाते हैं और कितना खर्चा होता है? सर मेरा को मंथली एक्सपेंडिचर होगा 15 से 20 लाख, और मेरे 2-3 कारोबार हैं जी।
एक तो मैं ये जो वाइट एग्स हम रोज़ खाते हैं, तो इसकी मेरी करीबन कोई 70-80,000 की डेली प्रोडक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 हाउसेस हैं मेरे, और बड़ी मेहनत से वो मैंने खड़ा किया, और अब मेरे बड़े भाई जो हैं वो उसे देखते हैं। इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर जी मैंने काफ़ी काम किया पिछले 8-10 साल। सो कुछ मेरी पार्टनरशिप्स थी जिनमें मैंने प्रोक्योरमेंट्स करके दी, और मैं कमर्शियल लैंड जो है और रूरल लैंड उसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करता रहा। तो ओवर करीबन 1000 कनाल जो है वो मैंने डिफरेंट पॉकेट्स में रखी हुई है, और उसे मैं यूटिलाइज़ करता रहता हूँ। सो 1-2 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 1-2 लाहौर के साथ ही यहाँ पे जिया बगा के साथ हमने पॉकेट ली हुई हैं, और तीसरा मेरा एक एग्रीकल्चर फार्म है 500 एकड़ का कंगनपुर में सर। तो वो मैंने कोई 10-11 साल में बिल्ड किया। मेरे वालिद साहब ने वो 97 में लिया था। लाहौर के अंदर IT बेस्ड काम हैं जिनके अंदर मैं पार्टनर हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 काम हैं, अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड, और उससे खर्चा चलता है और तनख्वाह डोनेट करते हैं। राणा साहब, आपको तो अपने वालिद की प्रॉपर्टी में भी काफ़ी कुछ मिला होगा। आपके वालिद तो काफ़ी अमीर तस्वुर किए जाते हैं, बल्कि बहुत अमीर। कहता तो हर आदमी है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, बट मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब ने ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से ज़िंदगी में कभी कमीशन नहीं ली, ज़िंदगी में कभी करप्शन नहीं की। फिर और मल्टीपल हमारे फ्यूल स्टेशंस और कमर्शियल मार्केट्स हैं सिटीज़ के अंदर दोनों। वरासती कितनी ज़मीन है? जी मेरे दादा की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 50 मरबे के करीब थी, और मेरे वालिद साहब ने भी इतनी ही ज़मीन जो है तकरीबन ऐड की। और इस टाइम मुझे जो मेरे वालिद साहब जो हैं वो माशाल्लाह कोई 100 मरबे से ज़्यादा बड़े ज़िम्मेदार हैं। तो बट वो वही देखते हैं, उसकी सारी इनकम्स वही देखते हैं। राणा साहब अमीर भी हैं, ठीक है, बाहर से पड़े हुए भी हैं, शुरू से ही गाड़ियाँ, अमारत, शान शौकत, इश्क कितने किए? सर बस वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, जब टाइम था तो बहुत किए। शादी पसंद की थी? जी अरेंज्ड है, बट ये है कि पहले बिकॉज हमारी फैमिली थी एक्सटेंडेड, तो मैं जानता ज़रूर था कि ये कौन है, कहाँ से पड़ी हुई हैं, और थी एब्सोल्युटली अरेंज्ड विद इन द फैमिली। आपको खूबसूरती में पसंद क्या है, खासकर निस्वानी खूबसूरती? तो सर आंखें। अच्छा, क्या आंखों में क्या होना चाहिए? खूबसूरत होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि बिल्ली आंखें, काली आंखें, किस तरह की आंखें? नीली आंखें, ग्रीन आंखें, बड़ी बड़ी आंखें। अच्छा। और फिर आपको पता है कि उसकी एक अपनी अहमियत है। सबसे ज़िंदगी का खुशगवार लम्हा कौन सा था, और सबसे दुख भरा लम्हा? मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ जी, तो मैं 40 से 45 दिन के लिए मैं साउथ अमेरिका जाता था। तो मैंने सारा ब्राज़ील, कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू, चिली, ब्यूनस आयर्स, सारा मैंने ट्रैवल किया एज ए ट्रैवलर। हॉस्टल्स में रुकता था। तो मेरा ख्याल है कि वो लम्हे अकेले कैमरा गले में, और वो जो मोमेंट्स हैं वहाँ पे, वो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं आपको कैसे बताऊं, बट दे वर द मोस्ट ब्यूटीफुल वंस। सैड तरीन लम्हा आई थिंक होगा जब मेरे दादा की डेथ हुई। मैंने उनसे बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा, उन्होंने बड़ी मेहनत की। दुनिया के कितने मुल्कों की सैर कर चुके हैं, और कौन सा मुल्क, कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? 26 ममालिक की सैर कर चुका हूँ, और बहुत सारे ममालिक की मुख्तलिफ जगहें बहुत अच्छी लगी। बट मेरी फेवरेट जगह होगी एक साउथ ऑफ ब्राज़ील में शहर है फ्लोरिनोपोलिस। एक तरफ पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ खूबसूरत समंदर है। उनके सारे अपने लोकल ब्रांड्स हैं, कपड़े भी लोकल, खाने भी लोकल। सो एक बड़ा खूबसूरत पीसफुल सा शहर है, अगर कभी जा सकें ज़रूर जाएं फ्लोरिनोपोलिस। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप पंजाब के जो जितने साबिक चीफ मिनिस्टर्स हैं और मौजूदा चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनका तकाबल करें, उसमें नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, परवेज़ इलाही हैं, बुज़दार साहब हैं, कैसे तकाबल करेंगे? सर मैंने तो काम किया शहबाज शरीफ साहब के साथ, बिकॉज नवाज़ शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, आई वाज बोर्न इन 86, बट उनका काम और मुख्तसर सा टेन्योर था, बट उनका काम है मैंने प्राइम मिनिस्टर बहुत देखा, और बड़ा बिलीव करता हूँ मैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की फ़िलासफ़ी में। बट मैं समझता हूँ कि मैडम चीफ मिनिस्टर के 2-3 बड़े मेजर
शहबाज साहब ने भी बड़ी मेहनत की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी कहते हैं कि उनका बड़ा रख रखाव था, लोगों से मिलना जुलना था, बट उस टाइम पे करप्शन बड़ी एट पीक पे रही। शहबाज साहब ने उसे मैसिवली कंट्रोल किया। एडमिनिस्ट्रेटर बड़े पावरफुल थे, बट डेलीगेशन ऑफ पावर में बिलीव नहीं करते थे। शहबाज शरीफ साहब, सो शहबाज शरीफ साहब हैं तो गुड गवर्नेंस है, अगर वो नहीं है तो फिर जब बुज़दार थे आपने देखा क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है कि मैडम चीफ मिनिस्टर ने दो, एक तो सस्टेनेबिलिटी, सारी दुनिया यही कहती है कि बिल्डिंग बनाना बहुत अच्छी बात है, बट ये समझाओ कि ये 20-30 साल कैसे चलेगी। तो आपके ख्याल में मरीम नवाज साहबा शहबाज शरीफ से भी अच्छी चीफ मिनिस्टर है? जी, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मुझे मौका दिया। देखें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं सारे सीनियर्स की बड़ी इज्जत करता हूँ और मेरे ताया भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इज 7th टाइम इन द पार्लियामेंट, बट एक यंग आदमी जो काम कर सकता है ना, आप सुहेल वड़ैत साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करें कि पंजाब की कैबिनेट में किसी भी सूबे के मुकाबले में या तारीख के मुकाबले में यंगेस्ट तरीन लोगों को मौका दिया गया। अब ये डिसीजन मुश्किल क्यों है? मैं एक पहली दफ़ा का पार्लियामेंटेरियन हूँ, मुझे इतने बड़े पोर्टफोलियो पे ट्रस्ट करना, लोगों ने ये भी तो डराया होगा ना कि ये डुबा देगा। देखें, तालीम जो है यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये ना चली क्या होगा। बट उन्होंने वो मजबूत और दिलेराना फैसला किया, हर किसी के अंदर ये काबिलियत नहीं है। फूलनगर पहुंचे। फूलनगर में खवातीन को फ्री कंप्यूटर की तालीम देने के लिए शाहजहां वोकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना रखा है। मकामी लोगों ने इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। तलबा की तरफ से गुलदस्ता पेश किया गया। स्मॉल से टाउन से बिलोंग करती हैं, हमने आईटी को जाना, हमने इसको यूज़ करना सीखा कि किस तरह हम अपने आप को इससे इन्हेंस कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को इससे इन्हेंस कर सकते हैं। वो कैसे कर रहे हैं? हमने काफ़ी कोर्सेज की, डिजिटल मार्केटिंग में हमने और वेब डेवलपमेंट में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमने काफ़ी सारी स्किल्स सीखी है। सर, ये देखें, इन कोर्सेज से फूलनगर की बच्चियाँ बाहर के ममालिक के लोगों के लिए काम कर रही हैं और घर से अर्न कर रही हैं। इंस्टीट्यूट का दौरा किया। तालिब इल्मों के साथ खसूसी तस्वीर भी बनवाई। ही मरकज फूलनगर का दौरा करने पहुंचे, जो उनके वालिद की खसूसी कावज से बनाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल की सहूलियात के बारे में आगाह किया। दादा के बनाए गए घोड़ों के अस्तबल पहुंचे। जागीरदारी, सियासत और फिर घोड़ों का शौक कितना महंगा है? सर, काफ़ी महंगा है वो, क्योंकि ये थॉरोब्रेड हैं। तो अभी जिस तरह स्टैलियन हमने पीछे ख़रीदा तो 20 लाख का तो एक वो था, मिनिमम, बट करोड़ों रुपए में भी इस मुल्क में आते हैं। दूसरा, इनके लिए अब स्पेशल दाना जो है सारे घोड़ों के लिए, वो मेरे दादाजी की रेसिपी है, सो हमने वो कंटिन्यू की है। करोड़ों रुपए की ज़मीन है जो आपको सिर्फ इस सेट पर्पज़ की रखनी पड़ती है। कितने घोड़े हैं आजकल आपके? सर, अल्हम्दुलिल्लाह 35 के करीब। पहले कितने थे? आपके दादा तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन किस तरह से वो डर्बी भी जीते, किस तरह से घोड़ों का शौक, ज़मीनें भी इकट्ठी कर ली, क्या तरीका था उनका? सर, वो बड़े प्रोग्रेसिव आदमी थे। वो बताते हैं कि यहाँ से शुरू में जब वो आए पाकिस्तान, तो यहाँ से लाहौर लकड़ी बेचने जाते थे, मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज। 3 जमातें पास थे, बट उन्हें घोड़ों का शौक़ था। सो आहिस्ता आहिस्ता देसी घोड़ों से फिर उन्होंने रेस क्लब जाना शुरू किया, फिर उन्होंने अपनी ब्रीड बनाई
और 2 डाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे स्टड के अपने ज़ाती ब्रेड घोड़े जो हैं वो जीत चुके हैं। और मोमेंट ऑफ लव जो है उसने जो है रिकॉर्ड भी बनाया। पिछले को 5 साल से फिर मैं, मेरे कज़न है आमिर साहब और मेरे बड़े भाई राना खज़र साहब, हमारे वालिदैन को, मेरे वालिद साहब वगैरह को शौक़ नहीं है क्योंकि मेरे दादा ने रेस क्लब नहीं जाने दिया इस डर से कि कहीं जुए पे ना लग जाए, तो वो ब्रीडिंग खुद ही करते थे और ख़ुद ही जाते थे। बट हमें अब बहुत शौक़ है राइडिंग का भी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा से 12 से 35 कर लिए और इंशाल्लाह। सबसे महंगा घोड़ा कितने का है? अप्रॉक्सीमेटली अगर एक बच्चा भी है ना वो भी कोई 12, 14, 15 लाख रुपए का है। तो क्या इनकी ब्रीडिंग करके बेचते भी हैं आप? जी, हम क्योंकि रेसेस खुद नहीं करते और हमारे दादा को कभी शौक़ नहीं था और उन्होंने हमसे ये वादा लिया था कि रेसेस में नहीं जाओगे तो हम लीज़ पे दे देते हैं कि भगा कोई मर्जी ले भले से। और महंगे से महंगा अगर स्टालियन आप देखें हमारे फार्म ने जो प्रोड्यूस की है तो वो कोई, अगर मैं मोमेंट ऑफ लव की वैल्यू लगाऊं तो उस टाइम करोड़ों रुपए की ऑफ़र थी, बट हमने नहीं दी। फूलनगर में अपने आबाई घर पहुंचे, मकामी लोगों ने इस्तकबाल किया। यहाँ पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम था। आपने तालीम की बुनियाद पर ही अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाई और तालीम के ही वजीर बन गए। क्या बहुत पहले प्लान बना लिया था कि तालीम को ही ठीक करना है? मेरा ये मानना है कि तालीम से बेहतर इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं है। एक तो ये नेकी है, बट दूसरा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न तालीम से बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। तो मैंने फिर तालीम को ही बेस बनाया। आई थिंक मैडम चीफ मिनिस्टर ने मेरी सारी वो कैंपेन देखी, मैंने उनके साथ 1.5 साल MSF में भी काम किया, तो फिर उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो मेरा उन्होंने चूज़ किया है। बट आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे जिस चीज़ का शौक़ था उसी में मुझे खिदमत करने का मौका मिला। राना साहब, सियासत, खिदमत, कोशिश, हिम्मत, बिजनेस, ज़मींदारी, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन शख्सियत के कुछ दूसरे पहलू भी होते हैं। हिस्से लतीफ़ भी होती है, मौसीकी भी होती है, गाना भी होता है। इस हवाले से आपकी क्या दिलचस्पी है? सर, बड़े शौक़ से गाने देखता हूँ, बड़े शौक़ से मूवीज़ देखता हूँ, बड़े शौक़ से किताबें पढ़ता हूँ, और मौसीकी तो ज़िंदगी है, उसके बगैर तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी मुकम्मल नहीं। कौन सी मौसीकी सुनते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं? नुसरत साहब को भी बहुत सुनता हूँ, आबदा परवीन का कलाम भी सुनता हूँ, कोक स्टूडियो भी सुनता हूँ, और दिलजीत दोसांझ को भी सुनता हूँ, करण औजला को भी सुनता हूँ। और किताबें जो हैं वो भी मेरी फेवरेट्स में मौत स्मोक बहुत अच्छी किताब है, और फिर मैंने जो है बायोग्राफीज़ काफ़ी पढ़ी। क्या सोचते हैं, आपके वालिद साहब ने तो कभी वजारत का बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं चखा और आपको पहली दफ़ा वज़ीर बन गए, आगे अपना कैरियर क्या देखते हैं? मैं एजुकेशन से ही मुंसलिक रहना चाहता हूँ। सो अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन भी हो, मैक्सिमम नेशनल असम्बली में चले जाएंगे, वहाँ पे भी तालीम या सेहत से रिलेटेड कुछ चीज़ देखना चाहूँगा। और प्रोविंशियल कैबिनेट में अल्लाह ताला ने मौका दिया तो 5 साल पहले वो कहानी लिखना चाहता हूँ मैडम CM के बिहाफ पे, कि अगर हमारे बुज़ुर्गों ने कितना खूबसूरत पाकिस्तान बनाया था, अगर तब हमारी इकॉनमी इंडिया से बेहतर थी, अगर तब हमारा एक्सचेंज रेट उनसे बेहतर था, अगर तब हमारी रिस्पेक्ट दुनिया में इंडिया से बहुत बेहतर थी, तो शायद वो दिन तालीम और टेक्नोलॉजी ही वापस ला सकते। बट बयानिया जो है उस पर बेस्ड मेरी सियासत है, इंडिविजुअल कामों पे बेस्ड मेरी सियासत नहीं। तो बयानिए का कोई बाउंड्री नहीं होती। so, सब नौजवानों के साथ मिलकर एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। आपके मुखालिफ अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं कि राना फैमिली इतनी बाअसर है, ताकतवर है कि इसने डराया हुआ है, ज़मीनों पर कब्ज़े किए हुए हैं,
यहाँ पे जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। मैं कीचड़ नहीं उछालना चाहता किसी पे, बट कोई एक सिंगल केस हमने मेहनत ज़रूर की और अल्लाह मेहनत करने वालों को रिवॉर्ड करता है। और मैं एज चेयरमैन ज़िला काउंसिल और मैं आज एज एजुकेशन मिनिस्टर एक भी सिंगल केस कोई किसी ने पॉइंट आउट किया हो। हाँ ये ज़रूर है बिकॉज़ वो हमेशा से इन सीटों पे काबिज थे, उनकी विरासत थी। अब मेरे जैसे वर्कर्स, अब मेरे दादा तो वज़ीर आला नहीं थे सर, मेरे वालिद ने मेहनत से पॉलिटिकल करियर भी बनाया और मेहनत से अपने कारोबार भी किए और अपनी ज़मीनें भी ग्रो की। इसी तरह मैं भी मेहनत से कर रहा हूँ। मैंने अगर 10-12 साल में, मैं आपको ऑन टीवी कह रहा हूँ लाइव, के मैंने अगर 2-3 अरब रुपए कमा लिए हैं सर इस ज़िंदगी में मेहनत से, तो और मुझे क्या ज़रूरत है। अच्छी गाड़ियाँ हैं, घर है। सो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, हम कभी इस तरह का काम नहीं करते और कभी ज़िंदगी में करेंगे भी नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि भाई फेरो या फूल नगर ये मनशियात का गढ़ रहा है और इसके पीछे भी आपके ख़ानदान का नाम लिया जाता था। सर इस तरह है कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ी एक्सटेंसिव फैमिली थी और उसमें कई कत्ल हुए और वही मंशियात में 2 फैमिलीज़ इंगेज थी। बट अल्लाह का शुक्र है कि वो 15-20 साल से फिर वहाँ से चले गए और हमने बड़ी पिछले 20 साल में मेहनत से ज़ीरो टॉलरेंस की और आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-15 साल में 90% मंशियात फरोश यहाँ से भाग चुके हैं और उनकी ज़ीरो स्पेस है। हम बड़े विजिलेंट, बट आपको पता है बिकॉज ये रावी की बेल्ट है, तो यहाँ पे रावी की बेल्ट पे क्रिमिनल्स और मंशियात फरोशी और रस्सागिरी ये बड़ी कॉमन चीज़ें थी। हाउएवर 10% एलिमेंट्स, 2-4 बड़े बाअसर लोग जो हैं वो पकड़े गए, फिर आ गए जो हैबिचुअल हैं जिस तरह हर ज़िले में होते हैं, वो ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, बट ओवरऑल 90% अल्हम्दुलिल्लाह अब कंट्रोल है।